जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर समरा अमीन चौधरी फ्रॉम लाहौर। कैसे हैं आप? आज फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस जो मुझसे बार बार पूछे जाते हैं यूट्यूब पे। अच्छा, वेरिकोसील को लेके बहुत से क्वेश्चंस मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो पूछते हैं। मैं वेरिकोसील पे एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, तो सोच रही थी दोबारा बना दूँ, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स और उसकी ट्रीटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, मोस्टली अगर मेरे पास 50 मरीज आए हैं वेरिकोसील के, तो 45 को उसका ट्रीटमेंट की कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता कि अगर ये बनी भी हुई है तो हमें सर्जरी की क्यों ज़रूरत है। वेरिकोसील बनने के कोई वजह नहीं है, कोई उसका रिस्क फैक्टर नहीं है कि जी इसको बन सकती है, इसको बन सकती है, ये किसी को भी बन सकती है। बनती क्यों है कि जो वेन्स है उनके अंदर वेल्व्स होती हैं, तो वो उनमें कुछ खराबी हो जाए तो ब्लड जो है वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है। और वेरिकोसील एक शरेयानों का, वेन्स का गुच्छा है टेस्टिकल्स के अराउंड। ठीक है, ये किसको है किसको नहीं है ये कोई देख के नहीं बता सकता। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, आपके लोअर एरिया में, स्क्रॉटल एरिया में पेन होती है, और यूजुअली ये पेन दिन के टाइम नहीं होती, अक्सर रात तक ये सुबह डिस्कम्फर्ट शुरू हुई, रात तक पेन मैक्सिमम लेवल पे चली जाती है। तीसरा ये कि ये पेन जो है लेट के, अगर लेटेंगे तो ये पेन ख़त्म हो जाती है। अगर आपने अगर डायग्नोज करना है कि मुझे कि वेरिकोसील तो नहीं है, तो वो अगर आप लेटेंगे तो ये दर्द ख़त्म हो जाएगी। और वर्जिश करने पे या ज़्यादा चलने पे ये दर्द आपकी ज़्यादा हो सकती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट, वेरिकोसील अगर है और उसका नुकसान क्या है, वो है मर्दाना बांझपन। मर्दाना बांझपन के रिसर्च कुछ और कहती है, प्रैक्टिकली मेरे पास 100 में से 80% केसेस का रीज़न वेरिकोसील निकल रहा है। और फिर मुझे जो दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, वेरिकोसील के 3 ग्रेड्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। 2.5 मिलीमीटर से बड़ी वेन अगर आपकी अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोज हो, हम डायग्नोज किस तरह करते हैं, एक तो पेशेंट को ने अगर कुछ सिम्टम्स बताए, और एक ये कि इनफर्टिलिटी चल रही है और उसका कोई रीज़न नहीं पता लग रहा, बांझपन चल रहा है 2 साल 3 साल 4 साल से, तो फिर हम अल्ट्रासाउंड जरूर करवाते हैं। सीमेन एनालिसिस कराने के बाद अगर उसमें मोटिलिटी, स्पर्म मोटिलिटी डेफिनेटली अफेक्टेड होती है, ठीक है, उसके अलावा स्पर्म काउंट बाद में, अगर वेरिकोसील सालों साल पड़ी रहे, फिर स्पर्म काउंट भी कम होने लग जाता है। साथ पस सेल्स की प्रोडक्शन भी होती है, पस सेल्स भी अच्छे नहीं होते स्पर्म्स के लिए। तो फिर हमारा डायग्नोसिस सीमन एनालिसिस के बाद अल्ट्रासाउंड पे जाता है। जब अल्ट्रासाउंड से कंफर्म हो जाता है, फिर हम पेशेंट्स को ये ऑप्शंस बताते हैं कि जी आपका जो कोई वजह नहीं समझ आ रही थी कि जी बेबी नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक है, और ये सीमन एनालिसिस में ये चीज़ें हैं, वेरिकोसील इसको सपोर्ट कर रही है, तो आपको अपने सीमन एनालिसिस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। सप्लीमेंट्स इसलिए लेने पड़ते हैं कि वेरिकोसील जब बन जाए और उसके अंदर ब्लड वहाँ पे फ्लो कम होता है, ब्लड ठहर जाता है, तो वहाँ से टॉक्सिन्स निकलते हैं, डेंजरस चीज़ें निकलती हैं जो कि स्पर्म मोटिलिटी को इफेक्ट करती हैं, फिर स्पर्म काउंट को भी इफेक्ट कर देती हैं। और उसके अलावा वेरिकोसील जो नॉर्मल हमारी, पहले मैं ये बता देती हूँ, जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है मेल की, उसमें ये है कि स्क्रॉटल टेम्परेचर को 2 डिग्रीज लोअर, 2 डिग्रीज नीचे होना चाहिए आपकी बाकी बॉडी के निस्बत, ताकि स्पर्म्स अच्छे तरीके से बन सकें। अगर ये टेम्परेचर रेज्ड है तो फिर स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म बनने का प्रोसेस आपका मुतासर हो सकता है। और वेरिकोसील ये करती है कि वो आपकी टेस्टिकल्स के इर्द गिर्द का टेम्परेचर बढ़ा देती है। चलिए, हमने बात की सप्लीमेंट्स की, एंटीऑक्सीडेंट्स की, वो हम दे दें पेशेंट को, वो जो है वो टॉक्सिन्स को और रिएक्टिव ऑक्सीडेंट रेडिकल्स को फाइट करती है। तो मरीजों का सवाल है कि जी सिर्फ मेडिसिन से ट्रीट कर दें, हमने मेडिसिन ही खानी है। उनको साथ समझाना पड़ता है कि जी इसके साथ सर्जरी इसलिए ज़रूरी है कि उसका जो टेम्परेचर है वो आपके स्पर्म्स को दवाइयों के बावजूद भी डैमेज करता रहेगा। ये वो बीमारी है जिसकी 2 किस्म की ट्रीटमेंट है, मेडिसिन भी चलेगी और सर्जरी भी चलेगी। और ये चीज़ लेके लोग परेशान हो जाते हैं। जाहिर है कुछ एक्सपेंसेस का भी मसला है, इतनी एक्सपेंसिव सर्जरी नहीं है, बहुत छोटी सर्जरी है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हम लोग जो ऑफ़र करते हैं सर्जरी का मेथड, दैट इज़ माइक्रो सर्जिकल
वेरिकोसिलेक्टमी लैप्रोस्कोपिक तरीके से भी हो रही है, किसी भी तरीके से, पर पहले एक्सेप्ट करें कि ये एक बीमारी है, इसको दवाई से और सर्जरी से ट्रीट करना है। वरना अगर ये ना ट्रीट की जाए और सालों साल पड़ी रहे तो फिर एक तो ये चांस हो सकता है कि आपके टेस्टिकल्स श्रिंक हो जाएं, ठीक, और दूसरा ये कि आपका स्पर्म काउंट ख़त्म हो जाएगा, आप एक इनफर्टाइल मर्द बन जाएंगे और उसका फिर एक इनफर्टाइल मर्द बनने का लॉजिक मुझे समझ नहीं आती, जबकि हमारे पास एक रीज़न है। एक तो खुदा की तरफ से एज़ोस्पर्मिया आ रहा है, एक एज़ोस्पर्मिया हुआ है यानी कि 0 स्पर्म काउंट हो गया है कि आपने इतने साल पहले से आपको पता था कि आपकी वेरिकोसील है, लेकिन आपने उसका इलाज नहीं कराया। और मेरे पास बेइंतहा ऐसे मरीज़ आ रहे हैं जिनका एज़ोस्पर्मिया है, 0 स्पर्म काउंट है, और 10 साल पहले का वेरिकोसील का एक अल्ट्रासाउंड भी मौजूद होता है और पेशेंट कहते हैं जी हमें डॉक्टर ने तो कहा था मगर हमने सीरियस नहीं लिया। प्लीज़ ये ना करें अपने साथ। अगर ये चीज़ निकल आई है, ये काबिल इलाज है अपनी अगली नस्ल चलाने के लिए। अगर जहाँ आप इतना मर्द खर्च देते हैं अपनी दवाइयों पे, तो अगर ये चीज़ निकल आती है, खुदा के लिए इसको एक टेंशन ना बनाएं अपने, ये ट्रीटेबल है। वेरिकोसील की सर्जरी के होते ही पहले साल के अंदर प्रेगनेंसी हो जाती है 80% लोगों की, जिनकी नहीं होती उनकी दूसरे साल में हो जाती है। आप अच्छे सप्लीमेंट्स वैसे भी लेते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे और अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। मेरा बात करने का मकसद ये है कि वेरिकोसील डायग्नोज्ड और उसकी ट्रीटमेंट ना कराना, दिस इज़ रियली नॉट फेयर। और ये लोग कर रहे हैं कि वो वेरिकोसील को लेके उनको नहीं समझ आती, दे आर नॉन मेडिकल पीपल, उनको नहीं पता लग रहा कि ये कितनी नुकसानदेह है। वो आराम से ना दवाइयाँ ले रही हैं ना सर्जरी कराते हैं, वो कहते हैं हमें कोई सिम्टम ही नहीं आ रहा है इसका। कुछ बहुत से पेशेंट्स को कोई सिम्टम नहीं होता, तो दे आर लीस्ट बॉदर्ड। प्लीज़ ये ना करें, अपने लिए आसानी पैदा करें। आपकी जो पार्टनर है उसको पूरा राइट है कि वो आगे जनरेशन आपकी चला सके, ठीक है। इंशाल्लाह फिर आपसे जल्द ही बात होगी। थैंक यू वेरी मच। नंबर अपना रिपीट कर देती हूँ, 0334993436। इंस्टाग्राम पे पेज है, फेसबुक पे भी पेज है, और मेरा क्लिनिक है फेज़ 8 DHA लाहौर। ओके, थैंक यू वेरी मच।